हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइफ तक जीएस। तो आज हम इस बुक से तीसरा वीडियो देखेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज तीसरा वीडियो होगा मैटरनिटी का, और यह बुक कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है। और इस बुक में नर्सिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। एम्स के DSSB, PGI, SGPGI, ESIC, RPSC या फिर स्टेट के कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम, या अभी हाल फिलहाल में जो फॉर्म फिलअप किए हैं रेलवे में जो वैकेंसी आई थी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर, उसका भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। तो अगर आप लोग फॉर्म फिल किए हैं तो आप लोग यह वीडियो ज़रूर देखिए। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। 100 क्वेश्चन कवर कर चुकी हूँ। उसके बाद 100 के बाद का क्वेश्चन सभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 100 के बाद का। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया। गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया के समय, गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया के समय फीमेल और मेल सेक्स सेल्स विभाजित होती है। विभाजन के बाद इनमें होता है। गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया के समय फीमेल और मेल सेक्स सेल्स विभाजित होती है। विभाजन के बाद इनमें होता है। विभाजन के बाद इनमें क्या होगा? ए हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियाई। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, एक व्यक्ति में oocytes की अधिकतम संख्या कब होती है? एक व्यक्ति में oocytes की अधिकतम संख्या कब होती है? बताइए। एक व्यक्ति में oocytes की अधिकतम संख्या कब होती है? तो कब होगा? एट 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ऑफ दी 6-7 मिलियन oocytes अवेलेबल, हाउ मैनी आर रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 to 500 आर रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन। अगला प्रश्न देखिए, फीमेल में यौवन विकास, फीमेल में यौवन विकास प्यूबर्टी डेवलपमेंट का प्रथम एविडेंस प्रायः किसके द्वारा दिखाई देता है? तो प्रायः किसके द्वारा दिखाई देगा? फीमेल में अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बड्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, गर्ल में यौना आरंभ प्यूबर्टी की फर्स्ट इवेंट को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? थैलार्की कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। गर्ल में यौना आरंभ की फर्स्ट इवेंट को थैलार्की कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी ऑफ इन गर्ल्स इज। सीक्वेंस बताना है इसमें कि सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो सबसे पहले थैलार्की होगा, फिर प्यूआर्की, और सबसे लास्ट में मेनार्की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी छात्र इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, द डायमीटर ऑफ ए फुली मैच्योर, द डायमीटर ऑफ ए फुली मैच्योर ओवम इज अबाउट। तो उत्तर हो जाएगा 130 माइक्रोन्स। द डायमीटर ऑफ ए फुली मैच्योर ओवम इज अबाउट 130 माइक्रोन्स। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज़, फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज़ 1X क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ह्यूमन बींग्स के गैमिट, ह्यूमन बींग्स के गैमिट में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। ह्यूमन बींग्स के गैमिट में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होगी? तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए यह प्रश्न आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है। तो अभी जैसा कि हम बता रहे थे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किए हैं वह यह वीडियो और भी देख सकते हैं, उसके लिए और भी अधिक फ़ायदेमंद है। और बाकी अगर ऐसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग का, तो वह छात्र भी आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न गायनेकोलॉजी से है, टॉपिक है हमारा गायनेकोलॉजी। और प्रश्न है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 years इन गर्ल्स इज कॉल्ड। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 years इन गर्ल इज कॉल्ड प्रीसोशियस प्यूबर्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक 48 वर्ष की महिला पिछले 2 महीने से मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ब्लीडिंग होने और साइकिल के बीच में किसी भी समय ब्लीडिंग एपिसोड्स की शिकायत के साथ अस्पताल में आती है। इसमें दर्द नहीं हो रहा है। इस इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए कौन सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं होगा? तो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए कौन सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं होगा? तो ओवेरियन टेराटोमा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक 32 वर्ष की महिला, एक 32 वर्ष की महिला है जो गायनेकोलॉजी क्लिनिक में अनियमित पीरियड्स की शिकायत के साथ आती है। हार्मोन प्रोफाइल करने पर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में निम्न के अलावा बाकी सभी स्थिर रूप से होंगे। तो किसके अलावा बाकी सभी स्थिर होगा? तो इंक्रीज्ड एंड्रोजन लेवल के अलावा बाकी नॉर्मल एस्ट्राडियोल, नॉर्मल एफएसएच और डिक्रीज्ड एलएच यह सब स्थिर रहेंगे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज्ड एंड्रोजन लेवल्स। अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इंक्रीज्ड इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इंक्रीज्ड इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो हमारा LH हार्मोन होगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DUB। DUB का फुल फॉर्म इसमें कौन सा होगा? तो बताइए, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ DUB इज डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। अगला देखिए, द ट्रीटमेंट ऑफ डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग इन यंग वुमेन इज। द ट्रीटमेंट ऑफ डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग इन यंग वुमेन इज हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक 69 वर्ष की महिला मरीज सहवास के समय दर्द रिपोर्ट करती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पता लगता है कि प्यूबिक हेयर कम मात्रा में है। वेजिनल ओपनिंग 2 उंगली जाने जितना है। वेजिनल ओपनिंग जो है वो 2 उंगली जाने जितना है और वेजिना शुष्क और पेल कलर की है। इस महिला के मैनेजमेंट के लिए एडल्ट जेरोटोलॉजी प्राइमरी केयर नर्स प्रैक्टिशनर शुरुआत में क्या रेकमेंड करेगी? तो टॉपिकल हार्मोनल क्रीम जो इसको रेकमेंड करेगी।
ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए सिम्टम ऑफ वेजिनल एट्रोफी। वेजिनल एट्रोफी का कौन सा सिम्टम नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेंथनिंग ऑफ वेजिनल कनाल। अगला प्रश्न है, रेक्टो वेजिनल फिस्टूला। रेक्टो वेजिनल फिस्टूला वाले क्लाइंट में इन्फेक्शन की रिस्क होती है। इसके रोकथाम हेतु कौन सा नर्सिंग केयर का प्रिवेंटिव एस्पेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है? रेक्टोवेजिनल फिस्टूला वाले क्लाइंट में इन्फेक्शन की रिस्क होती है। इसके रोकथाम हेतु कौन सा नर्सिंग केयर का प्रिवेंटिव एस्पेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परफॉर्मिंग पेरिनियल केयर। अगला प्रश्न देखेंगे, वेजिनल फिस्टूला दैट ओपन इनटू रेक्टम इज कॉल्ड। वेजिनल फिस्टूला दैट ओपन इनटू रेक्टम इज कॉल्ड रेक्टोवेजिनल फिस्टूला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, जब मिथाइलिन ब्लू डाई को कैथेटर के द्वारा ब्लैडर में इंजेक्ट किया जाता है और डाई वेजिनल ओपनिंग के द्वारा बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हो, तो यह कंडीशन किसके कारण होगी? जब मिथाइलिन ब्लू डाई को कैथेटर के द्वारा ब्लैडर में इंजेक्ट किया जाता है और डाई जो है यह वेजिनल ओपनिंग के द्वारा बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो इस कंडीशन का कारण क्या होगा? तो इसका कारण हो जाएगा वेसिको वेजिनल फिस्टूला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कॉमन काउजेज ऑफ वेसिको वेजिनल फिस्टूला। वेसिको वेजिनल फिस्टूला का कॉमन काउज क्या होगा? तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी से ट्रॉमा होना, पोस्टीरियर ब्लैडर वाल और एंटीरियर वेजिनल वाल में प्रेशर नेक्रोसिस और इस्चेमिया होना, सिजेरियन सेक्शन होना, यह सभी वेसिको वेजिनल फिस्टूला का कॉमन काउज होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला देखेंगे, फिस्टूला रिपेयर के बाद नर्स को मरीज के डिस्चार्ज के समय कौन सी एडवाइस जरूर देनी चाहिए? तो अब्स्टिनेंस फॉर 3 months एंड इंश्योर दैट नेक्स्ट डिलीवरी इज बाय सिजेरियन सेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है, 30 वर्ष की महिला खांसते समय उसकी ड्रेस गीली होने की शिकायत करती है, तो निम्न में से किस कंडीशन को एक नर्स सस्पेक्ट कर सकती है? खांसते समय कपड़ा गीला हो जाता है, उसी का शिकायत करती है, तो कौन कंडीशन नर्स सस्पेक्ट करेगी? सिस्टोसील का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिस्टोसील से तात्पर्य है कि ब्लैडर के हर्निया से होता है, जो वेजिना में प्रोड्यूस हो जाता है। इस कारण से यूरिनरी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी डिस्यूरिया हो जाता है। इस अवस्था में ब्लैडर शामिल होने के कारण खांसते वक्त कपड़े गीले हो सकते हैं। अगला देखेंगे, द मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलैप्स इज। द मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलैप्स क्या होगा? सिस्टोसील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नॉन एज। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नॉन एज क्या होगा?
डिसमेनोरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेडिकल टर्म फॉर पेन एसोसिएटेड विथ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज। मेडिकल टर्म फॉर पेन एसोसिएटेड विथ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज डिसमेनोरिया। ऑप्शन नंबर डी। निश्चित सामान्य अंतराल पर अत्यधिक मात्रा में आने वाले ब्लीडिंग एपिसोड्स को क्या कहते हैं? मेनोरेजिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इर्रेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग। इर्रेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस इज टर्म्ड। तो ऑप्शन देखिए, फ्रॉम द यूट्रस इज टर्म्ड क्या होगा? मेट्रोरेजिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेट्रोरेजिया से तात्पर्य है कि नियमित महामारी के बीच में अनियमित ब्लीडिंग होता है जो बेनाइन या मैलिग्नेंट कंडीशन से संबंधित हो सकती है। अगला प्रश्न है, ब्लीडिंग थ्रू वेजिना बिटवीन टू मेंसेस इज कॉल्ड। ब्लीडिंग थ्रू वेजिना बिटवीन टू मेंसेस इज कॉल्ड मेट्रोरेजिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कंडीशन जिसमें ब्लीडिंग इतनी इरेगुलर या एक्सेसिव होती है कि मेंसेस को भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, तो इसे किस नाम से जानेंगे? मेनोमेट्रोरेजिया। मेनोमेट्रोरेजिया जो है, इसमें ब्लीडिंग इतनी इरेगुलर या एक्सेसिव होती है कि मेंसेस को भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, तो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, कॉमनेस्ट काउज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया इज। कॉमनेस्ट काउज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया इज मुलेरियन एनोमलीज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्राइमरी एमेनोरिया का सबसे कॉमन काउज क्या होगा? मुलेरियन एनोमलीज। अगला प्रश्न है, एक वाइड रेंज के रिकरेंट सिम्टम जो ल्यूटियल फेज या मेंस्ट्रुअल साइकिल के आखिर वाले हाफ में होते हैं तथा मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के साथ ही खत्म हो जाते हैं, उसे किस नाम से जाना जाएगा? उसे किस नाम से जानेंगे? यहाँ भी एक ऑप्शन है, उसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी छात्र चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में समय से चला जाए और आप लोग वीडियोस का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही हम आगे का प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अपर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट व नियर बाय स्ट्रक्चर की इन्फ्लेमेटरी अवस्था को क्या कहते हैं? तो पीआईडी कहेंगे, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इन फॉलोइंग विच इज़ द मेन काउज ऑफ पीआईडी। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का मेन काउज क्या होता है? तो पीपीएच होता है। ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर हो जाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज। पीआईडी का मेन काउज क्या है? पीपीएच। अगला है, द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इज। इसमें भी पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन काउज क्या होगा, तो गोनोरिया के कारण यह ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ए जेनेरिक नेम दैट मीन्स इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द वेजिना इज। जेनेरिक नेम क्या होता है इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द वेजिना? इस वेजिनाइटिस। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, द कॉजेटिव एजेंट फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज। कॉजेटिव एजेंट क्या होगा बैक्टीरियल वेजिनोसिस का? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गार्डेनेरेला वेजिनलिस। गार्डेनेरेला वेजिनलिस जो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस का कॉजेटिव एजेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखेंगे, टेस्ट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्रैकोमोनियासिस इज, कौन सा टेस्ट करते हैं ट्रैकोमोनियासिस को डायग्नोस करने के लिए? तो वेट माउंट ऑफ वेजिनल फ्लूइड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, टेस्ट का नाम बताएं जहां सिक्रीशन को एक स्लाइड पर 10% पोटासियम हाइड्रोक्साइड की एक ड्रॉप से मिक्स करने पर एक कैरेक्टरिस्टिक स्टेट फिशी ऑर्डर पैदा करती है। तो विफ टेस्ट, कौन से टेस्ट में ऐसा होता है? विफ टेस्ट में सिक्रीशन को एक स्लाइड पर 10% पोटासियम हाइड्रोक्साइड के एक ड्रॉप से मिक्स करते हैं, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा? स्टेल फिशी ऑर्डर। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, द मेन काउज ऑफ जेनिटल वार्ड्स, जेनिटल वार्ड्स का मेन काउज क्या होगा कंडाइलोमाटा एक्यूमिनाटा का? तो HPV होगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अगला देखिए, इन्फेक्शन जो माँ से फिटस, इन्फेक्शन जो माँ से फिटस में प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसमिट होता है उसे क्या कहेंगे? इन्फेक्शन जो माँ से फिटस में प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसमिट होता है उसे टेट्रोजेनिक कहेंगे, टेरेटोजेनिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, ड्रग की फीटल एबनॉर्मेलिटी, ड्रग की फीटल एबनॉर्मेलिटी करने की एबिलिटी जब उसे प्रेगनेंसी में दिया जाता है क्या कहलाती है? तो टेट्राजेनिक इफेक्ट कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी हो निम्न में से कौन सा डिजीज संतान में सीरियस टेट्राजोनिक डिफेक्ट कर सकता है? तो रूबेला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी हो तो रूबेला ऐसा डिजीज है जिसमें संतान में सीरियस टेट्राजोनिक डिफेक्ट कर सकता है। आगे देखेंगे, एक महिला में एक्यूट इंडोमेट्राइटिस, एक महिला में एक्यूट इंडोमेट्राइटिस विकसित होने की संभावना कब होती है? तो कब होगी? आफ्टर एबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ। यह प्रश्न देखिए RRB स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। तो जो भी छात्र इस फॉर्म भरे हैं RRB का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, आप लोग अवश्य इस वीडियो को देखिए और पूरे अंत तक ज़रूर देखिए, आपको यह वीडियो बहुत ही फ़ायदा करेगा। आगे देखिए, व्हाट इज़ द काउज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, व्हाट इज़ द काउज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड? तो उत्तर हो जाएगा गोनोकोकस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक महिला जो यूरिनेशन के समय अथवा वॉइडिंग के बाद में पेन होना रिपोर्ट करवाती है, इसे निम्न में से किस लोकेशन पर प्रॉब्लम हो सकती है? तो कहाँ होगा? यूरेथ्रा पर इसे प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, स्पेकुलम एग्जामिनेशन के समय सफ़ेद दही जैसा कड़ी वाइट डिस्चार्ज दिखना किसका सूचक है? तो कैंडिडियासिस का सूचक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। स्पेकुलम एग्जामिनेशन के समय सफ़ेद दही जैसा कड़ी वाइट डिस्चार्ज दिखना कैंडिडियासिस का सूचक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर मोनीलियासिस, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर मोनीलियासिस कैंडिडा एल्बिकेंस। ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर हो जाएगा। कैंडिडा एल्बिकेंस जो है मोनीलियासिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा वेजिनल एपिथेलियम में सूजन होना क्या कहलाता है? कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा वेजिनल एपिथेलियम में
सूजन होना मोनिलियल इन्फेक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज। इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज इंडोमेट्राइटिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक कवर करेंगे। इससे आगे का प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी छात्र इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से जा सके और आप लोग वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।